आज के एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा की जो वीकली लेक्चर्स हैं, इसमें एक्यूप्रेशर के द्वारा किसी न किसी विषय को लेकर के उस पे आपकी शंका का समाधान करते हैं और चूँकि एक्यूप्रेशर एक ट्रीटमेंट मेथड है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी बीमारी का उपचार करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के भी विषय को शामिल किया जाता है। तो आज के इस कंप्लीट एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा के वीकली लेक्चर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हर एक क्लास से पहले हम लोग 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हैं साथ में मिलकर और फिर एक छोटी-सी प्रार्थना करते हैं जिसके लिए हमारे सामने हमारे स्टूडेंट लविशा जी हैं, ये आपको आज प्रेयर कराएँगी और ओंकार भी कराएँगी। तो मैं इनवाइट कर रही हूँ कि चलिए हम सब एक साथ मिल कर के ओंकार का उच्चारण करें और फिर प्रेयर। जी लविशा जी, इनका माइक ऑन कर दिया जाए अगर इधर ऑन से है। ओके चलिए। ओम ओम ओम। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम प्रेयर करेंगे सब मिल कर के एक साथ और फिर इसके बाद शुरू करेंगे क्लास। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर, ऐसा समय फिर आए न आए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो
ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारे इस लेक्चर में क्या होने वाला है। तो मैंने बताया, अच्छा पहले ही मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये सारी चीजें यूट्यूब पे डालती हूँ। तो ये जो मेरा चैनल है वो अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर है, जिसमें एक्यूप्रेशर के द्वारा ही सारी चीजें समझाई जाती हैं। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस तरीके की वीडियोस रेगुलर आप पाना चाहते हैं, स्क्रॉल करके नहीं, ब्राउज करके में आ जाता है उससे नहीं, डायरेक्टली आपके पास आए, तो आपको क्या करना है, इस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। केवल सब्सक्राइब पे आपको एक क्लिक करना है, फिर ऑल वाले पर, ये टोटली फ्री होता है। बस यही है कि जो सीरीज मैं चला रही हूँ ज्वाइन पर, ये आपको लगातार मिलती रहेगी, मिस नहीं होगी। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, घुटने का दर्द, घुटने का दर्द, घुटने का दर्द, और सबसे कठिन यही घुटने का दर्द हो जाता है, वो ठीक ही नहीं कर पाते। पेशेंट तो पेशेंट है, थेरेपिस्ट भी बहुत मुश्किल में आ जाता है। सारे दर्द ठीक हो रहे हैं, घुटने का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो डायग्नोसिस है उसमें हम कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज भी जब मैं वहां बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि जितने पेशेंट हैं वो नी पेन से बड़े परेशान होते। तो मुझे लगा अगर ये मैं आप लोगों को सिखा दूं, तो आप में से मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट हैं वो थेरेपिस्ट हैं, या अगर थेरेपिस्ट नहीं भी हैं तो एक अगर उन्हें नॉलेज हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है, तो अपने नी पेन को वो अच्छी तरीके से पहचान के ट्रीट कर सकते हैं। तो आज मेरा यही विषय, कुड इट बी योर बैक कॉजिंग योर नी पेन? जो आपके कमर का दर्द है, कहीं उसकी वजह से तो घुटने में दर्द नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। घुटने के दर्द के कई कारण होते हैं वैसे तो, लेकिन आज जो मैं नी पेन बताने वाली हूँ उसमें मैं ये बताऊंगी कि कहीं कमर के दर्द की वजह से तो घुटने का दर्द नहीं है। अच्छा, कभी कभी जरूरी नहीं कि कमर में दर्द के रूप में ही आपको आए, कोई और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो क्या घुटने का दर्द केवल घुटने का है, या कमर का है, या कहाँ कहाँ का है? तो आज हम 3 पॉइंट पर इसमें फोकस करेंगे और यही आपको बताना चाहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी मैंने बताया कि अगर चोट नहीं लगी है तो घुटने के दर्द का हमें कारण का पता लगाना चाहिए। An important thing to understand is that what hurts is not necessarily the problem, but a symptom of the problem. For knees, the first thing to consider if pain isn't the result of traumatic injuries. मान लो कोई चोट वोट लग गई, उसको हम नहीं यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, वो तो पता ही है कि चोट लग गई है या हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो अलग है, गाउट है अलग है। लेकिन इनके बावजूद कभी कभी नी पेन हो रहा है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो हम इसी को कैसे समझे वो यहाँ देखना चाहिए। Not determining the root cause of your pain could sadly result in a shiny new or unnecessary knee replacement. बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखा है कि नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई, नी रिप्लेसमेंट भी करा लिया, उसके बाद भी दर्द हो रहा है। इसका मतलब है कि कारण कहीं और था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये बहुत सारे रिसर्चेस से भी साबित हो चुका है कि अगर हम वैसे भी अगर रिसर्च की बात नहीं भी करें, वैसे भी अगर आप देखें तो अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपको रिलीफ नहीं मिलता है। आप ऑपरेशन कराएं या चाहे दवाएं खाएं या इंजेक्शन लगाएं, कुछ भी करें, तो इसलिए हमें कारण पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ आर द नी एंड द बैक कनेक्टेड? हम कैसे कह सकते हैं कि आपका घुटना आपकी कमर से कनेक्टेड है? तो आपको मैं बताती हूँ, मैं ये सारी चीजें क्यों खोज खोज के आपको देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर एक थेरेपिस्ट हैं और आपने एक्यूप्रेशर पे पहले पढ़ाई करी है, आपको पॉइंट वगैरह का तो नॉलेज है, भरपूर है,
लेकिन आप डायग्नोसिस में थोड़ा फँसते हैं। तो हमारा आपका चूँकि एक परिवार बन चुका है, हम सब एक परिवार के अंग हैं, तो हमें नहीं लगता कि किसी को कम, किसी को ज़्यादा आना चाहिए, सबको एक बराबर आना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों के कनेक्शन आपको बताती चलूँ, जितना मुझे पता है, वो तो एट लीस्ट बता ही सकती हूँ, बाकी ऊपर वाला जाने। तो दिखाती हूँ कि कैसे बैक और नी कनेक्टेड होता है। देखिए, ये आपका कमर का भाग है और यहाँ से नर्व्स निकलती हैं और देखिए घुटने के पास से होके जा रही। तो जो आपका कमर है ना, वो नर्व्स का पूरा हाउस है, गुच्छा है। पूरा उसका बंच जो होता है वो लंबर से निकलता है। Your back houses the nerves that drive the muscles around the knees. ये नर्व्स केवल हमें सेंसेशन के ही काम थोड़ी आती है, मसल्स को भी तो इनर्वेट कर रही है ना, मसल्स को भी तो ताकत देती है। तो अगर ये हाउस है, योर बैक हाउसेस द नर्व्स दैट ड्राइव द अराउंड मसल्स अराउंड द नीज, hence a problem with a nerve in your back can impact how those muscles work. समझ रहे हैं? अगर यहाँ की नर्व में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका असर आपके नी पर भी पड़ेगा। लो लेवल नर्व इरिटेशन यूजुअली इज़न्ट नोटिस्ड बाय पेशेंट एज बैक और लेग पेन। थोड़ा बहुत अगर है तब तो नहीं पता चलता है। इट जस्ट कॉजेज द मसल्स टू मिसफायर डिस्ट्रॉइंग द अदरवाइज नीडेड प्रोटेक्शन फॉर द नी जॉइंट। छोटा मोटा तो हम ऐसे महसूस भी नहीं करते। अभी अगर आप चाहें तो मैं अभी कभी आपको महसूस करवा सकती हूँ कि आप बैठे हुए हैं, महसूस करिए कि आपके घुटने में दर्द है। आपके घुटने में दर्द है, अभी महसूस करिए कमर में दर्द हो रहा है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ हाँ हो तो रहा है, पहले आपने नोटिस नहीं किया। अगर आप कहेंगे पेन नहीं हो रहा है तो फिर भी मैं आपको पेन डायग्नोस करवा के रहूंगी। मैं कहूंगी अपना हाथ पीछे ले जाइए, जरा लंबर एरिया पर टच करिए, दर्द हो रहा है। आप कहेंगे नहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो भी उसी में आता है। तो ये ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। अब बढ़ती हूँ आगे। Given an importance of nailing down the actual source of your knee pain, you need to know the three signs. मैंने पहले शुरू में ही कहा कि 3 साइन बताऊंगी आपको। You need to know the 3 signs that it could be your back pain causing your knee pain, जो आपको ये बताएंगे कि आपका नी और बैक कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम अपने घुटने की ही मालिश और ये वो करने में लगे रहते हैं, जबकि रीजन कहीं और होता है, उसको हम अनटच्ड छोड़ देते हैं और घुटने का दर्द बना ही रह जाता है। आइए बढ़ते हैं। ये 3 साइन कौन से हैं, क्या हैं ये? तो पहला है इसमें नी पेन। ये आपको देखना है, जरूरी नहीं कि हर घुटने का दर्द कमर से हो, ये भी तो है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि यूरिक एसिड है, आपका रिमेटॉइड है, आपका ऑस्टियो है, इनकी वजह से भी आता है। आपको तो ये डिफरेंशिएट करना है कि ये वाला नी पेन कहीं कमर से तो नहीं आया है, क्योंकि तब तो हमको कमर का इलाज करना पड़ता है। और जब मैं पहले ट्रीटमेंट देती थी, हमारे साथ जो साथी बैठे होते थे, तो वो बेचारे कंप्लेन तो कर नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन वो हमको एक बार देखते थे कि कुछ तो बोल देते थे बेचारे कि वो घुटने का भी लिख दीजिए। हमने कहा हाँ, हो गया। नहीं, वो बता रहे हैं कि घुटने में भी है। उनको ये लगता था कि शायद मैं भूल गई हूँ या शायद जल्दीबाजी में मैंने शॉर्टकट कर दिया। तो आज उनको भी ये मैसेज मिलेगा कि शॉर्टकट नहीं है, आप रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। कब तक आप सिम्टोमेटिक क्यों कि सिर दर्द हो रहा है तो पेन किलर खा लिया। तो अगर आप लोकल पॉइंट लगाते हो तो पेन किलर वाला ही तो हुआ ना। तो आपको पेन किलर पॉइंट चाहिए तो अलग बात है, जड़ से ठीक करना है तो आपको जड़ पे जाना भी तो पड़ेगा, है ना। तो इसमें पहला हम जो 3 साइन देखने वाले, पहला हम देखेंगे नी पेन अकम्पेनिड बाय बैक पेन, दूसरा देखेंगे टाइटनेस इन द हैमस्ट्रिंग्स, और तीसरा देखेंगे ब्यूनियन फॉर्मेशन। ब्यूनियन फॉर्मेशन ये सब क्या बता रही हैं आप? ब्यूनियन फॉर्मेशन तो अंगूठे में होता है भाई, तो वहां से पैर के दर्द का क्या कनेक्शन है? यही तो मैं भी आपको बताऊंगी ना कि क्या कनेक्शन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, पहला नी पेन अकम्पेनिड बाय बैक पेन।
if you have acute or chronic knee pain, mentally or purposefully scan for other pains or discomfort that accompany it. ये ध्यान दीजिए कि इसके साथ कोई और पेन है, कमर में दर्द है, क्योंकि कभी कभी जब दर्द प्रोमिनेंट नहीं होता है तो हम उसको पहचानते भी नहीं। इतना दर्द हो कि बिस्तर पे वो हमें बैठा दे तो हम कहते हैं हमको दर्द हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत होता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आपको ठीक करना है तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। तो क्या करना है, हमें ध्यान देना है। These pains or discomfort may seem completely unrelated, but consider them anyway. हो सकता है कि उससे उसका कनेक्शन नहीं भी हो, फिर भी हमें एक बार थोड़ा सा अपनी जो नजर है ना वो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत तो है। कोई भी हो, मैं नी पेन की यहाँ बात कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि एज अ थेरापिस्ट या एज अ नॉर्मल व्यूअर्स भी है, अगर आप, तो आपको चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कंधे का दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ बाकी कनेक्शन भी देखिए ये हुआ कब से, किसी और चीज के साथ तो नहीं हुआ। मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताती हूँ पहले कि क्यों मेरा ध्यान इधर उधर जाना शुरू हुआ, फिर मैं इस पे आती हूँ कि कैसे आपको सोचना चाहिए। एक बार की बात है, मैं ट्रीटमेंट दे रही थी और वो हेडेक का, वो बार बार कंप्लेन करे हेडेक का कि हेडेक हो रहा है, हेडेक। बड़े पॉइंट आजमाए गए, फेल हो गए। तो लास्ट में जो हमारे सर थे वो बोलते थे कि जरा तलाश करो कि ये सिर दर्द कहाँ रुक गया, आराम क्यों नहीं हो रहा है, पता लगाओ जरा। तो पता लगाने का जिम्मा मेरा होता था, ढूंढो। तो वहीं से शायद उनका आशीर्वाद ही रहा, सहयोग रहा कि इस तरीके से करते करते उन्होंने आज यहाँ तक पहुंचा दिया कि थोड़ा बहुत अपना कुछ कर पाती हूँ। तो उनका ढूंढो। तो मैंने उनसे पूछा, बोल कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहाँ सिर में दर्द है, तो उन्होंने बताया यहाँ दर्द हो रहा है। अब ऐसे हाथ रखते ही आपके दिमाग में आएगा माइग्रेन, वन साइडेड। तो फिर माइग्रेन के सिम्टम होने चाहिए। माइग्रेन के सिम्टम पूछा मैंने। अंधेरा अच्छा लगता है दर्द में, अकेलापन अच्छा लगता है, सो जाने पे अच्छा होता है, नहीं, हमेशा दर्द बना हुआ। हमें लगा सर्वाइकल का हो सकता है, तो सर्वाइकल के सिम्टम पूछ डाले मैंने, कुछ नहीं। मैंने कहा ये दर्द आपको कब से है? तो उन्होंने इसका हमें ईयर बताया कि 1996 में हमें ये पेन हुआ। अब मैं सोचने लगी, एक मिनट बस। तो मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, ये 1996 कैसे आ सकता है? तो मैंने कहा उसमें क्या हुआ था? बोला हमें जुकाम हुआ था और उसका हमने इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसके बाद सिर में दर्द आने लगा। अब मैं समझ गई कि जो वो दवाएं दी गई होंगी उसकी वजह से वो ड्राई हो गया और इस रास्ते को उसने बंद कर लिया और वो नहीं निकला। क्या प्रॉब्लम थी? उनके कान में दिक्कत हो रही थी उस समय। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब सर ने उनको कान के पॉइंट दिए तो उनका सिर का दर्द ठीक हो गया। 1996 का पेन और जाके निकला 2012-13 में, और एक सिटिंग में। बोला हमने इतना इलाज करा, इतना इलाज करा, इतना इलाज करा है कि समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप बिलीव कर सकते हैं, कभी ऐसा सोच सकते हैं कि सिर के दर्द का इलाज हम किससे कर रहे हैं? कान के दर्द से। और कान में दर्द है भी नहीं, अगर उनको कहा जाता कि हम आपके कान के दर्द का इलाज कर देते हैं तो दूसरे दिन ही वो चली जाती। इन लोगों को आता वाता कुछ नहीं। हम बता रहे सिर का दर्द, ये हमारे कान का इलाज कर रहे हैं, कान में हमें कोई दर्द नहीं है, ना हमारा कान बहता है, ना कुछ। पहले उनका बहता था, रुक गया था, और अगर बता दिया जाता तो उनको लगता कहीं बहने न लगे तो इलाज ना ले। लेकिन एक सिटिंग में ही उनका सिर दर्द इमीडिएट गायब हो। इसलिए ये सब तहकीकात करनी जरूरी है, क्योंकि आपको रिलीफ देना है। ठीक है, अब वापिस आती हूँ मैं।
कि मैं बात कर रही थी कि रिलेट करे नहीं करे, लेकिन आपको ये तो करना है। स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने? अनुपम जी? यस मैम। ओके। इसके अलावा और देखिए, बैक पेन कैन बी रिलेटेड टू नी पेन सिंपली बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ रिफर्ड पेन। हमने आपको रिफर्ड पेन पर भी लेक्चर लिया था, बताया था, पेन डायग्नोसिस में भी बताया था कि जो आपका पेन है, एक तो डायरेक्टली होता है, लोकल होता है, यहाँ चोट लग गई तो यहाँ दर्द हो रहा है। दूसरा होता है रेफर्ड, जैसे हार्ट का पेन कहाँ होता है? बाह में होता है। क्यों होता है? यहाँ तो हार्ट है नहीं, इसको रेफर्ड बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से घुटने का दर्द हो सकता है कमर के दर्द की वजह से। द नर्व्स थ्रू द लोअर एक्सट्रीमिटीज ब्रांच डायरेक्टली ऑफ द लोअर स्पाइन, क्योंकि जो आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज की ब्रांचेस हैं, जो अभी हमने पिक्चर दिखाया कि ये आपके कमर से जुड़ी होती है, कभी कभी उसको पिंच करती रहती है, तो जब पिंच करेगी तो वहां पर जाके दर्द हो जाएगा। सो इट्स इजी टू सी हाउ अ पिंच नर्व perhaps due to a bulging lumbar disc in the lower back could direct pain down the nerve branch and into the knee। तो कभी कभी डिस्क बल्ज हो गई है, उससे उसका कोई वो लोग कनेक्शन ही नहीं बिठाते। डिस्क बल्ज है, कमर से परेशान है, घुटने से परेशान है, घुटने के अलग पॉइंट दे रहे हैं, कमर के अलग पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना था? हमें केवल डिस्क बल्ज का करना था। लेकिन डिस्क बल्ज में भी 4 ग्रुप होते हैं, 4 ग्रेड्स होते हैं। लेवल 1 के पॉइंट्स अलग होते हैं, लेवल 2 के अलग, लेवल 3 के अलग, लेवल 4 के अलग। लेकिन उसका सिम्टम तो पहचानिए कि फर्स्ट ग्रेड का है, एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट है तो किस लेवल का है, क्रोनिक में है तो क्या क्या। हमने इस पर एक वीडियो बना के आपको दी है, पूरी 1 घंटे की। इसी आप चले जाइएगा, प्लेलिस्ट है एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर्स वाले में, उसमें आप देखेंगे तो मिलेगा। पेन वाले में हमने समझाया था पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। एक रीजन इस पर भी ध्यान दे दीजिए, इस पर आपका ध्यान कभी भी नहीं गया होगा, ये मेरा दावा है। इफ यू सिट्स अ लॉट, सुबह से शाम तक बैठे, maybe you travel for a living and spend a lot time of airplanes, or maybe you have a desk job and don't get up and move around like you। तो होस्ट से अनुरोध है कि कुछ आवाजें आ रही हैं, इसको बंद करिए। तो ये जो हम ट्रेवल करते हैं, बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं लगातार। अच्छा, आपने कभी देखा है? सिंपल एग्जांपल देखने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। जब आप किसी सोफे पर या चेयर पर, जिसपे स्पंज की गद्दी लगी हुई है, बैठे होते बहुत देर तक, जब आप खड़े होते हैं ना तो पिचकी रह जाती बहुत देर तक, उसके बाद धीरे 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 बैलेंस करती है। आपके स्पाइन के बीच में क्या है? गद्दी है। यही कुशन तो आपके सोफे पे भी रखा हुआ है ना, जो कुशन मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, सॉरी, जो कुशन यहाँ, एक बार हाइलाइटर में यूज करती हूँ आपको फिर दिखेगा। ये जो आप कुशन सामने देख रहे हैं, यही कुशन तो आपके बेड में या सोफे पे लगा रहता है। तो जब हम इस पे, हमने कहा जब हम आप इस पर बैठते हैं तो क्या होता है? वो पिचक जाती है लंबे समय तक। तुरंत बैठ के उठ जाएंगे तो नहीं होगा, लंबे समय तक अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होता है। सेम आपकी क्या है, ये भी तो कुशन ही है ना, इसको भी तो हम कुशन बोलते हैं ना, बीच बीच में कुशन लगा हुआ है, ये भी कुशन है। और आप इसी के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं तो क्या होगा? वो पिचक जाती है। बहुत सारे और भी रीजंस हैं, लेकिन जब आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो भी ये घटना घटती है। और ये देखिए, ये कुशन पिचक गई। अब जब ये पिचक जाएगी तो क्या करेगा? देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की नर्व्स दिख रही हैं, और यहाँ जहाँ दब गई है तो उसकी वजह से नर्व जो दिख रही है वो रेड दिख रही है। रेड का मतलब इन्फ्लेम्ड हो गई, दब गई। समझ गए? अब इससे क्या होगा देखिए, if you sit a lot, maybe you travel for a living and spend a lot of time on airplanes, or maybe you have a desk job
or and don't get up and move around like you should. Sitting reduces the disc height and increases the disc bulge. हाइट तो आपकी क्या हुई, रिड्यूस हो गई, पिचक गई, लेकिन वो जो पिचकी है कहीं ना कहीं तो मोटी हुई होगी ना। जब आप बैठते हैं तो बीच के हिस्से को तो आप दबा देते हैं अपने बॉडी के प्रेशर से, साइड वाला तो इम्पैक्ट है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये लाइन देखिए, ये डिस्क बल्ज, ये नॉर्मल डिस्क की लोकेशन है, और यहाँ देखिए यहाँ से पार भी हो गया, ये देखिए, इसी को डिस्क बल्ज कहते हैं। हाइट रिड्यूस हो गई एंड इंक्रीजेस द डिस्क बल्ज बाय पुशिंग वाटर आउट ऑफ द डिस्क। पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया ना। अगर आप गुब्बारे को ले लें, उसको दबाएं तो बीच में तो दब गया, लेकिन किनारे तो खुल जाएगा ना, तो वही डिस्क बल्ज हो जाता है, नर्व को कंप्रेस करता है। सो इफ यू सिट अ लॉट and you have both back and knee pain, it's possible the knee pain is due to your back. मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग है ना। कभी सोचा था इस विषय पे? कमेंट करिए जरा, मैं भी देखूं कि ये मेरी सोच है या सचमुच में आप करते हैं कुछ काम, नहीं किया होगा। नेक्स्ट, you might not even consider your back discomfort to be pain. It may just be a little tense or tight. इसको तो हम बिल्कुल सोचते भी नहीं है। तो ये मैंने कहा ना, बिस्तर पे अगर आपको ले आ दे तो वो पेन है, नहीं तो पेन नहीं है। हम टॉलरेट बड़ा करते हैं, नहीं करना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। यू माइट नॉट इवन कंसिडर योर बैक डिस्कम्फर्ट टू बी पेन। इट मे जस्ट बी अ लिटिल टेंस और टाइट। इट कुड बी वेरी माइल्ड, बट डोंट डिस्काउंट इट। भले ये बिल्कुल हल्का फुल्का हो, डिस्काउंट देने का नहीं है। बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ मेजर नी सर्जरी, बहुत सारे लोग मतलब नी सर्जरी की लेवल तक पहुंच गए केवल पेन की वजह से, कि पेन आराम नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा। आराम न होने का मतलब आदरणीय खेमका सर हमेशा बोलते थे कि अगर आप रिलीफ नहीं दे पा रहे हो किसी को, इसका मतलब ये है कि आप उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाए। तो आपको वो रास्ता खोजना है, पहचानना है। Before deciding on a major knee surgery, you owe it to be yourself to have even the mildest back discomfort investigated to determine if it's your back causing your knee pain. एक बार जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बेशक जाइए, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन थोड़ा ठहरिए और जरा सा इस पर भी फोकस कर लीजिए। क्या पता आपकी सर्जरी टल जाए। जरूरी है तो बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपका काम इससे बन जाए, क्योंकि सर्जरी के बाद भी आपको तकलीफ बनी ही रहती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। बाकी आपकी सुरक्षा। दूसरा जो साइन है, इस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, और तीसरा जो बताऊंगी वो तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये हम नहीं मान सकते। मत मानिए, टहलिए आराम से। अब देखिए, टाइटनेस इन द हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग क्या है? हैमस्ट्रिंग है आपकी ये वाली मसल, चलाने को हो वर्टिकल चल जाती हॉरिजॉन्टल, बताओ मैं क्या करूं। ये जो है ये हैमस्ट्रिंग मसल है, ठीक है। अच्छा, आपने कहीं जिम वगैरह में देखा होगा कुछ करते? एवर सी पीपल इन द जिम एवरी डे यूजिंग अ फोम रोलर टू मसाज एंड रिलैक्स देयर हैमस्ट्रिंग्स? क्यों क्यों ऐसा करते? These people can never seem to get permanently rid of the tightness. If this is you, there is a reason this is happening and it's not good for your knees. तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स का भी बड़ा गहरा रोल है घुटने में। अब ये बताइए, अगर ये टाइट हो गई तो क्या होगा? घुटने पे इसके टाइटनेस का असर आएगा कि नहीं? घुटने में खिंचाव महसूस होगा कि नहीं? जो मसल ने घुटने को पकड़ रखा है वो अपने आप में टाइट हो गई तो आपके घुटने पे इसका असर नहीं आएगा? बेशक आएगा। तो क्या आप इस मसल्स का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं?
अगर नहीं तो क्यों, और अगर इग्नोर किया है तो क्यों? क्योंकि नहीं पता था। नेक्स्ट, द L5 nerve, very 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 important. L5 nerve travels from the lumbar spine and down the outside hamstring muscles to power the biceps femoris. जो पैर की बाइसेप फेमोरिस है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम जो होता है वो यही की नर्व करती है। हैमस्ट्रिंग पेन हो या टाइटनेस हो, दोनों के केस में अगर हमारा नी भी अफेक्टेड है तो आपका ध्यान हैमस्ट्रिंग पर जाना चाहिए, और हैमस्ट्रिंग से फिर L5 पर। तो हैमस्ट्रिंग पेन और टाइटनेस that won't go away despite repeated stretching is one of the first sign in the lower extremity that there could be a nerve issue in your back causing knee pain. समझ रहे हैं? तो आप अपने L5 के नर्व रूट को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर आपको घुटने में दर्द है तो इतना छोटा सा घुटना होता है और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना फ्रैक्चर का सीन, तो आप सोचिए कि वो तो लोकल था, इंजरी था, तो हमने केवल लोकल दिया, बाकी इसमें आपको कारण ढूंढना है, बिना कारण आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, when the hamstring becomes tight, painful or inflamed, this will impact how the knee joint works. So not only is the knee affected directly by the nerve, but also by the adjustment you might make in how you move to compensate for the stressed hamstring. हम क्या करते हैं, उसको कंपनसेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में देखा होगा कि घुटने ऐसे हो जाते हैं, पैर ऐसे हो जाता है, कर्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको एडजस्ट कर लेते, टेढ़ा करके चलने लगते हैं ताकि हमें दर्द में थोड़ा सा राहत मिले। एक एंगल अपना सेट कर लेते हैं कि ऐसे अगर जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो आप जब पूरा पैर रखेंगे तो चुभेगा, तो आप क्या करते हैं, पैर को हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं जिस पॉइंट पर आपको पेन नहीं होता है, और आप आराम से एंजॉय करते कि हाँ भाई देखो इस पॉइंट पे पेन नहीं, ऐसे चल सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी होता है। तो हम सब कंपनसेट बहुत करते हैं, तो हमें वो न करके आपको कंपनसेशन की जगह पे उसका रूट कॉज निकालना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब मैं बढ़ती हूँ आगे। हमने बात किया 2 पॉइंट पर। पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि आपके अगर कमर में दर्द है और घुटने में भी दर्द है तो आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे कमर का, ना कि घुटने का। आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने पॉइंट नंबर 2 लिया और उसमें हमने आपको बताया कि अगर आपके थाई के पीछे की जो मसल है जिसका नाम हैमस्ट्रिंग मसल है, अगर वो टाइट हो जाए, पेनफुल हो या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका भी इम्पैक्ट आपके घुटने पर पड़ता है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है और साथ में घुटने में भी प्रॉब्लम है तो आपको अपना इलाज घुटने का ना करके आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स की टाइटनेस, पेनफुल, इन्फ्लेमेशन जो भी है उसका इलाज देना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं और देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ हैमस्ट्रिंग टाइटनेस द मेनिस्कस विल बिगिन टू सफर। अब आप सुनिए, कितनी बड़ी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि अगर कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक हैमस्ट्रिंग मसल टाइट रही तो क्या होगा, घुटने के जो पास में आपके मेनिस्कस होती है ना, वहां पे एक लिक्विड भरा होता है। द मेनिस्कस विल बिगिन टू सफर and your body will attempt to repair it by mobilizing the stem cell in your knee and other inflammatory cell in the body. तो ये बात आप ध्यान रखिए। Since the trauma will be constant and ongoing, the cell's effort will be futile
and the swelling will live there until the root cause is addressed. तो कहने का मतलब यही है कि हमें ये जो भी फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, हमें हमारा ध्यान हैमस्ट्रिंग मसल्स पर भी उतना ही रखना चाहिए जितना नी पर। कॉज ढूंढिए, पूछिए, जानिए, टच करिए। जब भी पेशेंट बताए घुटने में दर्द तो उसको खड़ा करिए अपने पास और उसको टच करिए। कमर में पूछ लीजिए, फिर आप पैर का पूछ लीजिए कि पैर में आप टच करके देख लीजिए कहीं टाइट तो नहीं, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई सूजन उजन तो नहीं है। दोनों पैर से कंपेयर करके देख लीजिए। उसके बाद डिसाइड आप कर सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ब्यूनियन फॉर्मेशन। इस पर तो आप कतई विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कहाँ ब्यूनियन और कहाँ कमर घुटना। ब्यूनियन फॉर्मेशन क्या होता है? कुछ लोग ब्यूनियन बोलते हैं, कुछ लोग बनियन बोलते हैं। ब्यूनियन, रियली you might wonder what in the word bunions have to do with your back. However, bunion can be a direct result of back issue, and where there is a bunion and back issues, there is a probably knee pain. इसको तो मान सकते ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि ये जो ब्यूनियन बनता है, ये कहाँ बनता है आपको मैं दिखाऊंगी ना, तो आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। तो मैं पहले दिखाई देती हूँ आपको। ये रहा, ये है आपके पैर का अंगूठा और यहाँ हड्डी बढ़ी हुई है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि जब ये हड्डी बढ़ती है तो इसका जो दर्द है घुटने में हो सकता है। आप कहेंगे ये तो कमाल की बात हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर ऐसे नहीं होता है तो चेक कर लीजिए अपना पैर। अगर आपके ब्यूनियन बोन है, ये बढ़ी हुई है और इसका कारण गाउट होता है ज्यादातर या ऑस्टियो होता है, तो आप देख लीजिए कि अगर ये दर्द है तो क्या घुटने में भी हो रहा है क्या? अगर हाँ, तो आपका इलाज कहाँ होना चाहिए? ब्यूनियन बोन का। और हम में से अधिकांश जो थेरेपिस्ट हैं ब्यूनियन बोन को कभी हाथ भी नहीं लगाते हैं जब तक कि वो दर्द ना करता हो। अगर दर्द कर रहा है तब तो मजबूरी है भाई कि हाँ चलो कुछ कराना है। अगर दर्द नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं और यही इग्नोरेंस आपको कष्ट देती है घुटने में जाकर। अब मैं बैक आती हूँ, पहले समझा दूं फिर इस पे दोबारा आऊंगी। इसीलिए मैं कहती ब्यूनियन, रियली आप सोच सकते हैं when there is a problem in the back, this can cause the stabilizing muscles of the foot to weaken and lead to bunion. The L5 spinal nerve goes to the muscles that help support the inside of the foot, while the S1 nerve goes to muscles that support the outside of the foot. जब ये बात हमें जीसी अग्रवाल सर ने समझाई पढ़ाई तो हमारे विश्वास नहीं हुआ। मतलब सामने मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ। ऐसे कैसे? अगर हमारे पैर के तलवे में दर्द हो रहा है S1 से कैसे होगा? अच्छा, अंगूठे में तो L5 से कैसे होगा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये अलग होता होगा, वो अलग होता होगा। लेकिन हमने फिर पेशेंट पर देखना शुरू किया। बहुत सारे पेशेंट, एक पेशेंट आई, उन्होंने बताया कि हमारे पैर के तलवे में, अंगूठे को छोड़कर, जो सामने पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस एरिया में बहुत पेन है। चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे तुरंत स्ट्राइक किया S1। तो जब मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया S1 पे जाके, तो देखा उनको बड़ा आराम मिल गया। अगर आपको पॉइंट नहीं पता हो ना, तो आप S1 लोकेशन पे करेस्पॉन्डेंस पर भी दे सकते हैं और इमीडिएट आप रिजल्ट पा सकते हैं। उसके बाद फिर एक पेशेंट जब L5 की आई, मतलब उनके घुटने में परेशानी हो रही, तो घुटने के अलावा अंगूठे वाले हिस्से में परेशानी। तो आप देखिए ये जो घुटना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? L5, सॉरी अंगूठा ये जो है, यहाँ L5 का एरिया है। मैं सरप्राइज्ड और शॉक्ड रह गई क्योंकि ये पिक्चर देखी ही नहीं थी हमने कभी।
इतना पढ़ा ही नहीं था हमने। बस पढ़ लिया कि हाँ, यहाँ से ऐसे-ऐसे ये होता है और होता होगा भई। तो जब इसके लिए भी हमने L5 पर ट्रीटमेंट दिया, तो पेशेंट ने कहा हमारा तो कभी निकलता ही नहीं, तब तो निकल गया। तो तब से यहाँ से पता चला कि इसके कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है। अब आप यहाँ देख सकते हैं L1 का कनेक्शन कहाँ है, S3 S4 का कहाँ है, L2 का कहाँ है, L3 का कहाँ है, L5 सामने हमें पैर में दर्द हो रहा है, हम पैर की मसाज कर रहे हैं, उसके पॉइंट खोज रहे हैं। हो सकता है ये कमर में आपकी जो डिस्क बल्ज हुई है उसका आउटकम हो, और ऐसा होता भी है आपको। L4 L5 में काफ मसल दुख रही है और आप उसको काफ मसल के लोकल पॉइंट देके ठीक करें, हो सकता है थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको आराम नहीं मिलेगा, लौट के आएगा, वापस आएगा। तो इसलिए आप इन बातों का अपने ट्रीटमेंट के समय में बहुत और बहुत ध्यान रखेंगे। जब तक आप इस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो जब भी आपको ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिले, तो आप पढ़ना शुरू करिए। ये आपने जो भी आपको लगता है कि हमारे सीनियर्स हैं और हमें इनसे कंसल्ट करना चाहिए, तो कंसल्ट कर लेना चाहिए। आगे मैं ये भी अभी तो मैं रीज़न बता रही हूँ, आगे मैं इससे रिलेटेड थोड़े-थोड़े पॉइंट भी बताने की कोशिश करूँगी। संभव इसलिए नहीं हो पाता कि हर एक का रीज़न अलग और उसमें भी पॉइंट फ़र्क-फ़र्क होने लगते हैं। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि वहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल नहीं समझाए जा सकते। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 2-2 4-4 पॉइंट वाले अगर आप हमारे पास हैं, तो वो मैं आपको दूँ। तो ये देखिए, अगर आपको घुटना पीछे ले जाने में प्रॉब्लम है, कौन लेके जाता है? L2 L3 लेके जाता है। L4 L5 L2 L3 ये हमारे पैर के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम पैर आगे पीछे कर रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है। हमारा ध्यान L4 L5 पर क्यों नहीं जाता? जाना चाहिए, लेकिन जाएगा तो तब जब हमारा ध्यान इधर होगा। तो फ्लेक्शन और फिफ्थ के लिए भी देखिए L2 L3 लिखा हुआ है। एक्सटेंशन के लिए, फैलाने के लिए L4 L5, नी के एक्सटेंशन के लिए L5 S1, घुटना मोड़ने के लिए फ्लेक्शन ऑफ नी नहीं मुड़ रहा है L3 L4 रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। इवन आपके पैर का पंजा बोलते फुट ड्रॉप हो गया, पैर ऊपर उठ नहीं रहा है, तो इसमें भी आप देखें तो L4 L5 क्या करता है, आपका पैर ऊपर लेके जाता है। और प्लांटर फ्लेक्शन अगर करना है, नीचे की ओर मोड़ना है, तो S1 और S2 करता है। तो ये जितने मूवमेंट आप देख रहे हैं, आप केवल L2 से लेकर के और S1 तक देख रहे हैं। यानी हमारे लंबर का बहुत ही गहरा कनेक्शन घुटने के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाते। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा, नई चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। फिर भी आपसे अनुरोध करूँगी, अगर आपको लगे तो आप इसको ध्यान से पूरा पढ़िए, देखिए और करिए। देखिए, व्हेन द नर्व इज स्ट्रेस्ड और इंजर्ड, द मसल्स दैट सपोर्ट द आउटसाइड ऑफ द फुट as you walk, run or stand won't be able to do their job. This will cause the foot to pronate. Pronate माने उसको मोड़ना। अब इस पोजीशन पर भी कैसे मैं बताऊँ ऐसे, कभी मैं बता दूँगी। Pronate, forcing the misalignment in the main tendon and leading to an unnatural tilting of the big toe joint. बहुत से ऐसे केसेस मिलते हैं। This tilting of the toe joint increases pressure in the joint where bunion or bone spur can form. पूरे पैर का स्ट्रक्चर बदल जाता है, पैर मुड़ जाता है और हम समझते हैं कि कोई बीमारी हो गई, नहीं। ब्यूनियन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। तो आप इस पर ध्यान देंगे, एक-एक पॉइंट पर कोशिश करेंगे समझने। तो यही कहना चाह रही थी कि व्हेन यू डेवलप अ ब्यूनियन इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड इट्स सोर्स। इसका सोर्स क्या है? कहीं गाउट वाला तो नहीं है, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो उसका इलाज करके जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें। अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है,
तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का समय रहते इलाज कर लें ताकि ये फटाफट ठीक हो जाए, और नहीं तो ये क्या-क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। और काफ़ी केसेज़ में हमने देखा है कि किसी न किसी वजह से पेन किलर अगर कोई खा रहा है तो इसमें दर्द बंद हो जाता है। दर्द बंद हो गया तो हमारा ध्यान भी नहीं गया, लेकिन कोई भी एब्नॉर्मल ग्रोथ, कोई भी एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आपके बॉडी में फ़ॉर्म हो रही है, तो आपको उसे इग्नोर ना करके डायग्नोसिस का पार्ट समझ करके देखना चाहिए, जिससे आपको कमर के दर्द में हो सकता है आराम मिल जाए, या घुटने के दर्द में, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा हैं। कमर का घुटने से, घुटने का कमर से एक-दूसरे से बहुत कनेक्शन है। तो आई होप कि आपको पसंद ये ज़रूर आया होगा और नई चीज़ भी लगी होगी। It may provide some slight temporary relief, but it won't fix your problem. इसको भी ध्यान रखिएगा कि टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि अगर आप रूट कॉज पर पहुंच गए, जरूरी नहीं कि यूनियन बोन ही मेन हो आपका, बहुत सारे हमने 3 साइंस बताए हैं, तो अगर आप सही जगह पे सही समय पर सही डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे तो आराम होगा, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल आएगी। और इसी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी थेरेपिस्ट हो खुद अपने से अपना ट्रीटमेंट करें, अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, तो हमारा ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट का नंबर है। फर्स्ट वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, और मंडे टू सैटरडे मैं 3 टू 5 देखती हूँ पेशेंट, संडे क्लोज होता है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर आपको लगे तो कोई कंपल्शन नहीं है, बाकी आपके पास सारा मैंने मटेरियल दे दिया है। पॉइंट आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं जो थेरेपिस्ट हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं नए हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि छोटे-छोटे पॉइंट के रूप में मदद करूँ। और आज बस यहीं तक। थैंक यू सो मच कि आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना। अब हमारे पास 10 मिनट्स का टाइम है, जो हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो अगर इससे संबंधित कोई बात पूछना चाहें, कोई उन्हें क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जी। जिन्होंने भी हैंड रेस किया है उनका ऑन कर दीजिएगा। ज्योति जी। विनीत्रा मैम। ओके। मैम नमस्ते मैम। नमस्कार विनीता जी। मैम मैम आपने नी पेन के लिए बोला था L5 में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पेन के बजाय उनको मेनिस्कल प्रॉब्लम ही हो, स्टेबिलिटी का तो भी प्रॉब्लम आएगा। भी हो। मैंने कहा ना, जब पेन होता है तो हमारा दिमाग ज्यादा जाता है उधर, बाकी चीजों में हमारा उतना ध्यान नहीं जाता। तो इन सारी चीजों, चाहे मेनिस्कस हो, चाहे डिस्क बल्ज हो, चाहे डिजनरेशन हो, उनका एक असर उस पर आता ही आता है। L5 में आता ही है, तो L5 आता को भी ही। देखना चाहिए। बिल्कुल, उसका ही ट्रीटमेंट सबसे पहले होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, थैंक्स मैम। नहीं पॉइंट आया है। नेक्स्ट वन, ज्योति जी का तो ऑडियो ही नहीं ज्वाइन है। किसी और का है तो उसको करिए, इनका तो इन्होंने ऑडियो ही नहीं ज्वाइन किया। मैम हैंड रेस किसी के हैं, नहीं के हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। इसमें हमें जो लोग दिख रहे हैं उनमें से मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें कोई चीज आपको नहीं दिख रही है, समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो हमें बताएं, या फिर मैं इसे बंद करूं। आपको 15 मिनट में देती हूँ, इसीलिए कि अगर कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। जी। किसी का था पैर टेढ़े हो गए। आशा जी, आप सामने आकर के पूछें तो मैं बताती हूँ। मनीषा जी, माइक ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। मैम नमस्ते। नमस्ते, बताइए।
मैम जैसे मतलब घुटने में एक साइड, मतलब एक ही घुटने में एक साइड दर्द हो रहा है, हल्का स्वेलिंग है वहां पे, और मोड़ने में भी दिक्कत होती है। हाँ फिर तो वो समझ में नहीं आ रहा था, अभी आपने बताया तो नहीं, वही मैं बोली चाहे 2 घुटना हो चाहे 1 घुटना हो, दोनों को जी हम मैम। इसी हिसाब से देखेंगे। जी मैम। तीनों जगह से देखेंगे, घुटने को देख लेंगे, जी जी। घुटने के पीछे के मसल को चेक करेंगे, अंगूठा चेक जी मैम। करेंगे, कमर चेक। कमर चेक करेंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये तो हमने इधर ध्यान नहीं जाता है इसलिए उधर ध्यान आपका आकर्षित करवाया है। ठीक है, जी ओके, जी मैम। ठीक है मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। अर्चना जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम जो ये आपने बताया ना, जो अंगूठे के पास की हड्डी बढ़ी होती है या तलवे के नीचे जो सूजन होती है, तो मैम उसमें जो पॉइंट्स आएंगे तो वो किससे रिलेटेड आएंगे? उसी घुटने, यही तो कहना है ना मेरा कि बड़ा तिकड़म वाला होता है, फिर देखना होता है यूरिक एसिड जमा हुआ है, ऑस्टियो का है, किस चीज का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं। तो उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर टंग डायग्नोसिस होती है, फिर सिम्टम्स होते हैं, उन सबको मैच करके दिया जाता है। मैम जैसे मेरी मम्मी का ही है, आपको दिखाया था तो उसमें बताया था उनको साइटिका हो रहा था। जब आपने अभी पढ़ाया है ना, तो हमने याद आया कि उन्होंने बताया कि मेरे पैर की चप्पल नहीं जाती है अंदर। ये देखो मेरे पैर के घुटने के नीचे की हड्डी बढ़ रही है, और जो तलवा है, तलवे में एक उभार सा निकला हुआ है। तो ये वही है, अब आप इसको चेक करके देख लीजिए कि गाउट तो नहीं है। अगर गाउट है तो गाउट वाले पॉइंट लगेंगे, अगर ऑस्टियो का है तो ऑस्टियो वाले पॉइंट लगेंगे। टाइम बहुत लगता है, ये पहले से सोच लीजिए, क्योंकि अगर एजिंग हो गई है ना जी तो मैम। फिर टाइम लगता है उसमें। और अभी जो इस पर मैम बहुत सारी सीरीज में चलाऊंगी क्योंकि जी मैम। इससे मन नहीं भरेगा, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तो धीरे धीरे करके मैं कोशिश करती रहती हूँ जितना समझा पाऊँ। मैम इसको बताइएगा जरूर, इसके पॉइंट्स जो हैं। बिल्कुल और बता। मैम जैसे जो जिनके घुटने सीधे हो जाते हैं, तो मैम उसमें क्या होता है कि वो मैंने ज्वाइंट पर पहले कई और लेक्चर लिए हैं, जी मैम। एक बार उसको जरा सा पढ़ लीजिए, नोट्स बनाया करिए, यार सुनने से नहीं बनेगा। ये तो अभी आपने बताया तो हमने कहा कि वो तो अभी कह रहे हैं मेरे पैरों की चप्पल अंदर नहीं जाती है, देखो मेरी हड्डी बढ़ रही है। इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता, इसीलिए हमने कहा इस पर ध्यान दिलाओ सबका पहले। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। कुछ ना मिले तो जहाँ अंगूठे का पॉइंट होता है ना, जी मैम। करेस्पॉन्डेंस पर वही मेथी वगैरह बांध के काम चला लीजिए, कुछ तो काम करेगा पहले शुरुआत में। जी मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। भूपेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, हेलो, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी मैम। मैम मेरे मदर के ना नी का ऑपरेट हुआ था, तो उनके लेफ्ट नी में बैक साइड मसल पे पेन आता है, हिप जॉइंट से शुरू होता है मैम, और नीचे तक पैर तक दर्द जाता है मैम। चलने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये ऑपरेट के बाद ही शुरू हुआ था मैम, स्टार्टिंग में ही। और मैम उनके ना जो उनका जो अपना थंब कैमरा है, थोड़ा सेट कर लीजिए, जी जी जी, बहुत हाँ ऊपर। जी हाँ ठीक है जी मैम। इनका थंब भी पेन हो रहा है, सुनपन आ रहा है, नमनेस आ रही है बहुत ज्यादा, और इनकी डिस्क बल्ज भी है। और साथ में मैम इनका इशू रह रहा है कि जो शोल्डर जॉइंट है ये पेन हो रहे हैं, सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और हार्ट ना एकदम से बहुत ज्यादा बीट करता है मैम, धड़कन बढ़ जाती है। हाँ, इसमें जो हार्ट वाली प्रॉब्लम है वो तो अलग है मैम वो मतलब इससे रिलेटेड तो नहीं है डिस्क इससे के इससे साथ तो में? मुझे नहीं लग रहा है, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो अलग है। तो अब तो मैम इसमें ये जो ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा कि ये मैम इनका कोई जो
नहीं, इनके नी रिप्लेस हो चुके हैं मैम। नी रिप्लेस होने के जस्ट इमीडिएट इनका शुरू हो गया था पेन जो है। लाइक जैसे लग तो यही रहा है कि sciatica है मैम। यही मैं अभी बताना चाह रही थी कि यही मैंने देखा कि ऑपरेशन के बाद भी प्रॉब्लम वैसे क्यों, क्योंकि हम रूट कॉज तक नहीं पहुंचे, जी हाँ जी। हम लोकल ही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सब थोड़ा सा बताने का प्रयास होता है तो कि लोगों इनकी को जो MRI जनरल वगैरह मैम पब्लिक है वो भी करवाई। थोड़ा अवेयर हो जाए। जी, इनकी MRI करवाई मैम। उन्होंने बोला था कि डिस्क बल जाए तो इनको ऑपरेट करवाना पड़ेगा डिस्क के लिए, तो मैंने इनको रोका हुआ है। मैंने इनको बोला था एक बार मतलब जब मैं आऊंगी तो मैं बात करके देखूंगी, आपसे मेरे को बात करना था। तो आज बस जैसे बात हुई तो मैं मम्मा से बोल रही थी, कहते पूछ के बताओ अगर मतलब बिना ऑपरेट के अगर इसका फर्क पड़ ट्राई जाए। करेंगे, जी ठीक है मैम। कोशिश पूरी होगी कि लाभ मिले और जरूर मिले। क्योंकि इनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत जैसे हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है मैम। आप सारी रिपोर्ट्स वगैरह उनकी सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगी। ठीक है मैम। नमस्कार। ज्योति जी बताएं, अपना कैमरा माइक ऑन करिए और बोलिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मेरे ना घुटने वैसे तो बिल्कुल ना पेन है ना कुछ, पर मोड़ नहीं पाती हूँ। एज मेरी 60 है। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ मैम। ओके। और आपकी रिपोर्ट्स वगैरह में क्या आया है, कैसा आया है, क्या है, क्यों नहीं मोड़ पा रही? आई एम नॉर्मल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पर जब जैसे अपन लोग बैठते हैं, उठने बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और बस बैंड नहीं कर पाती हूँ मैं अपने घुटनों को। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत है, मेरा जहाँ तक विचार है जी। हाँ, मोर देन 80% पॉसिबिलिटी है कि ये आपका प्रॉब्लम उसकी वजह से ही हो। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो एक बार उसको देख लीजिए, जरा चेकआउट कर लीजिए। जी ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू लॉट। आप एक्यूप्रेशर की थेरेपिस्ट हैं? जी मैं करती हूँ, पहले सीखा था, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद फिर कुछ कर नहीं पाई। तो अपने ऊपर या कोई पूछता है तो उसको पॉइंट्स वगैरह बता देती हूँ। नहीं, आपको फिर से एक्टिव करना होना है, मैं आपको कराऊंगी, आपको पीछे नहीं जाने दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया, समय भी हो गया। आज यहीं पर अपने लेक्चर को विश्राम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसमें से कुछ समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को। ऐसे इसको देखते रहिए, ज्ञानार्जन करते रहिए और इस लेक्चर की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब धीरे धीरे पढ़ेगा ना तभी उसको समझ में आएगा। या तो आप सर्च करिए, ढूंढिए जगह जगह, और या तो आप इसको देख करके एक जगह पे नोट्स वगैरह बना के रख सकते। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जो सीखने वाले हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज सकते हैं और इस क्लास में भी जोड़ने के लिए बताएं। क्यों? क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर इसको डाल दूंगी तो वहाँ जो कमेंट आएंगे उनको आंसर करना मेरे वश की बात नहीं होती, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा बिजी शेड्यूल। यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर दे देती हूँ। तो अगर क्वेश्चन आंसर में इंटरेस्टेड हूँ तो हर एक यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे टेलीग्राम का लिंक है, तो जब उसमें ज्वाइन कर लेंगे ना तो उसी में मैं डाल देती हूँ पूरा लिंक वगैरह। तो फटाफट अपना क्लिक करके और जुड़ के अपना क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग आए, सुना और कुछ लाभ लिया, जान के बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ हम सिखा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे आगे भी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।